नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो इससे पहले हम केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको क्रम से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, जैसे कि अनुभार हो गया और क्या कहते हैं वाष्प घनत्व हो गया, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्या क्या देखेंगे, अनुभार निकालना सीखेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। वाष्प घनत्व सीखेंगे, जैसे देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, अनुभार हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इसके हम उदाहरण जो एग्जाम में पूछे गए वो देखेंगे। वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोल संकल्पना देखेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर मोलरता पढ़ेंगे, मोललता पढ़ेंगे। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तब आप इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता इसको निकालना कैसे है, इसको करना कैसे है। तो वही छोटे छोटे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अणुभार निकालना सीखते हैं, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट, अणुभार, तो जाहिर सी बात है अणुभार का मतलब क्या है, अणु का भार निकालना। और अणु, मोलिक्यूल होता क्या है, तो जैसे ये H, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन जो अणु होता है उसमें जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल जाएं तो ये हाइड्रोजन का अणु कहलाएगा। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन का इसे अणु कहेंगे। जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं, मिल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। तो किसी यौगिक के, यौगिक यानी कंपाउंड, कंपाउंड के सभी परमाणु के भार का योग, सभी परमाणु के भार का योग अणुभार कहलाता है। और यौगिकों का अणुभार कैसे निकाला जाता है, तो यौगिक क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, वो आप देख लेना। तो आज हम यहाँ पर अणुभार निकालना सीख रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का अणुभार कैसे निकलेगा, जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ऐसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का अणुभार निकालिए या हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट निकालिए। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए जैसे क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है कैसे H2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं बस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो एटॉमिक मास निकालने की भी ट्रिक मैंने आपको बताई है, आसानी से आप एटॉमिक मास पता कर लेंगे। उसकी भी वीडियो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है एक, एक होता है ना, तो एक है। और इसमें हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, दो परमाणु हैं, जैसे दो लिखा हुआ है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक को दो से मल्टीप्लाई करोगे दो, तो H2 का अणु बाहर आ जाएगा दो। जैसे अगले एग्जांपल समझिए कि H2O का अणु भार पता करो, तो जैसे इसमें जो H परमाणु है, H अणु है, इसके दो परमाणु हैं, H2O सिंगल है, तो हाइड्रोजन दो हैं और O सिंगल है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है एक और दो परमाणु है तो इसका हो गया दो अणुभार। और इसमें प्लस होगा ऑक्सीजन का एक, तो जो ऑक्सीजन है का एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और मैंने आपको बताया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब ये इवन नंबर होता है तो इसका एटॉमिक मास निकल के आता है, हो गया 16। ये हो गया 16, 16 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 16 जमा 2 कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से मोलिकुलर वेट निकलता है। आपको उसका एटॉमिक मास निकालना है, मतलब एटॉमिक मास पता हो, सीधा ही जो उसका अगर जितने भी उसके परमाणु हो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यौगिक है कंपाउंड है तो ऐड कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए CO2, तो CO2 में आपको पता है C है और प्लस O2 है, यही है ना। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है आपको पता है 12, और जो O2 है इसका मतलब होता है 16, लेकिन दो हैं तो 16 दूनी हो जाएगा तो 32। तो 32 और 12 कितने हो गए, तो 44 हो गए। ये इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार निकालिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, प्लस O3 है, तो इसका हमें अणु भार निकालना है। तो कैल्शियम 20 नंबर पर होता है, मतलब यानी कि एटॉमिक नंबर 20 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन तीन परमाणु है इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 तिया कितना हो गया 48। 48 और 12 कितने होते हैं, 48 दो 50 और 10 60, और 60 और 40 कितने होते हैं 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना हो जाएगा, तो 100। तो आशा करता हूँ आपको मोलिकुलर वेट निकालना आ गया। बस अणुभार निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और जो एटॉमिक मास है ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, ट्रिक से बता रखा है कि कैसे इसे हम निकाल सकते हैं। तो आगे अब हम अणुभार से रिलेटेड कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये रेलवे में पूछा गया है। जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं ना, वो किसी न किसी एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ताकि आपको
एग्जाम्पल जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसी के एग्जाम्पल से आपको समझा सकूं, और ये एग्जाम में पूछा ही गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार तथा उसमें कैल्शियम का प्रतिशत ज्ञात करें। पहले मैंने आपको मोलिकुलर वेट निकालना सिखाया, अभी एक स्टेप आगे है। इसमें क्या कहा गया है कि पहले तो आप इसका अणुभार निकालिए और इसके अणुभार में कैल्शियम का कितना प्रतिशत है वो आप बताइए, क्योंकि आप देखिए इसमें कैल्शियम भी है ना, तो पूरे अणुभार में कैल्शियम का कितना प्रतिशत है। अभी हमने इसका कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकाला, कैल्शियम का कितना है 40, कार्बन का 12 और O3 का कितना है 48। तो टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आएगा 100। तो अणुभार हमने निकाल लिया। अब इसमें कैल्शियम का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैल्शियम का प्रतिशत निकालना है, जो जिसका प्रतिशत निकालना है उसका मोलिकुलर वेट ऊपर रख लीजिए। जैसे कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना है 40, फिर उसके डिवाइड में हमें टोटल जो अणुभार है, टोटल कितना है 100। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 100 आएगा। टोटल जो भार है यहाँ पर आएगा, और प्रतिशत आपको पता ही है 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो गया, कैल्शियम का प्रतिशत कितना हो गया 40% हो गया। 40% हो गया ना, आसान ही है ना। जैसे परीक्षा में मान लो आपके 500 में से 400 नंबर आए हैं, तो टोटल मार्क्स आप नीचे रखते हैं, आपके जितने नंबर आए हैं वो ऊपर रखते हैं, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत निकाल देखते हैं। इसी प्रकार जो टोटल अणुभार है वो नीचे रहेगा, आपका मतलब जो निकालना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का ऊपर आएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आसान है। अब अगला प्रश्न देखिए कि यूरिया का अणुभार तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर NH2CO NH2 इसका पहले अणुभार निकालना है, फिर इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए NH2 इसमें क्या क्या है, मैं तोड़ के यहाँ लिख देता हूँ। N है प्लस H2 है प्लस उसके बाद क्या है कार्बन है, प्लस क्या है ऑक्सीजन है, प्लस क्या है नाइट्रोजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है। इतना पहले आपको इसका मोलिकुलर वेट निकालना है। सबको तोड़कर आप लिख लेंगे, तभी तो आपको पता लगे ना कि इसका अलग अलग मोलिकुलर वेट कैसे है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि NH एक साथ नहीं है, N अलग है। तो देखिए हमेशा जब भी लिखा जाता है ना, कंपाउंड लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट लिखा जाता है, आप देखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसमें जैसे मान लीजिए C है, ये कैपिटल अक्षर में है, यानी कि बड़ी ABCD में है। जो हम देसी भाषा में समझते हैं ना, बड़ी ABCD छोटी ABCD, तो बड़ी ABCD में है ये। अगर इसके आगे छोटी ABCD यानी कि स्मॉल कैरेक्टर में आएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट में होगा, ये एक ही होगा हमेशा। अगर एक कैपिटल अल्फ़ाबेट है उसके साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट आएगा तब ये एक है। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं, मतलब कि ये भी कैपिटल में है और ये भी कैपिटल में है, तो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे। आप समझ गए ना। जैसे ये कार्बन है, ये मतलब कि कैपिटल अल्फ़ाबेट में है, ये कार्बन है, ये हम समझ गए कि एक एलिमेंट है। इसके आगे अगर ऐसे H आ गया, ये भी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये मतलब ये CH एक साथ नहीं होगा क्योंकि ये भी कैपिटल में है। लेकिन C के साथ अगर स्मॉल में कोई आ जाए तो ये एक ही होगा, क्लोरीन हो जाएगा। समझ गए आप ना। जैसे आप देखिए यहाँ पर N है, फिर H भी कैपिटल में है, तो ये अलग अलग होंगे। इसी प्रकार पहले हमने N, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। बात क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 2, तो इसका आ गया 2। उसके बाद है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 16। बाद फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, वह हाइड्रोजन है 2, मतलब कि 2 परमाणु हैं, कितना हो गया 2, तो टोटल कितना आ गया 60। तो 60 इसका मोलिकुलर वेट आ गया पूरा टोटल इस यूरिया का। अब इसमें N का प्रतिशत निकालना है हमें। तो N का प्रतिशत यानी कि नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो आप देखेंगे कि एक ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 14 + 14, तो टोटल नाइट्रोजन कितना है 28, और टोटल मोलिकुलर वेट कितना है 60। और इसका प्रतिशत निकाल दीजिए तो आसानी से निकल आ जाएगा। पहले हमने मोलिकुलर वेट सीखा, उसके बाद हमने मोलिकुलर वेट में कोई प्रतिशत निकालना है वो कैसे निकालते हैं वो सीखा। अब आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये भी आसान है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है कि 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये उन्होंने पूछा है कि अगर हम 60 ग्राम कार्बन को O2 की उपस्थिति में जलाएं तो कितनी मात्रा में CO2 निकलेगी। तो निकालना क्या हमें CO2, मतलब कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसी से बनता है ना CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से, इसी से बनता है अपना क्या CO2। तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 होता है, लेकिन 16 दूनी 32 हो गया, तो 32। तो CO2 का कितना, CO2 कितनी हो गई
तो 44 ग्राम CO2 हो गई, मतलब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हमें 60 ग्राम में बताना है। तो हमें अगर पता हो कि 1 ग्राम में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो हम 60 ग्राम में पता कर लेंगे कि नहीं। जैसे हमें किसी भी चीज़ का एक क्वांटिटी का पता हो तो जितनी भी क्वांटिटी हो उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना। तो पहले हमें 1 ग्राम का पता करना है कि 1 ग्राम कार्बन में 1 ग्राम कार्बन को जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो देखिए हमें यहाँ पर ये पता चला जो 44 ग्राम आया है ये कैसे आया है। तो देखिए 12 ग्राम कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया तो 44 ग्राम क्या मिला, CO2 मिला। मिला कि नहीं। ये 12 ग्राम कार्बन को हमने जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो 44 ग्राम हमें क्या मिला, CO2 मिला। कह सकते हैं कि 12 ग्राम जो है 12 ग्राम क्या कार्बन जो है ये 44 ग्राम CO2 के बराबर है। तो 1 ग्राम कार्बन जो होगा कितने के बराबर होगा, तो 44 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर होगा 1 ग्राम। अगर हम कार्बन को जलाएंगे ना तो 44 डिवाइड बाय 12 इतने ग्राम क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और हमें पता कितना करना है, तो 60 ग्राम का हमें पता करना है। तो कैसे होगा, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44/12 से, तो 12×5 = 60 होता है। तो 5 को 44 से मल्टीप्लाई करो तो 220 ग्राम आ गया। समझ आया आपको। आसान है, देखिए कैसे 60 ग्राम कार्बन को। और ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये NTPC में पूछा गया है और ग्रुप डी में भी कई बार पूछा गया है कि 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कितनी मात्रा में CO2 निकलेगी। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या निकलेगा, CO2 प्राप्त होगी। तो कार्बन का जो मोलिकुलर वेट है 12 है, ऑक्सीजन का 32। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो 44 ग्राम हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो 12 ग्राम में कितना मिला, 44 ग्राम हमें CO2 मिला। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, तो 44/12 तो कितना आएगा। इसको क्योंकि कट नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो इसको। तो 1 ग्राम इतना मिलेगा तो 60 ग्राम, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 ग्राम इतना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 ग्राम का हो जाएगा। अगर 70 ग्राम हो तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो 220 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम अगर हम कार्बन को जलाएं तो 220 ग्राम CO2 निकलेगा, धुआं निकलेगा। आप समझ गए ना, आसान है। तो हमने अणुभार वाले जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के वो समझ लिए। अणुभार के आगे हम चलते हैं और वाष्प घनत्व देखते हैं। वाष्प घनत्व यानी कि वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से भी प्रश्न पूछा जाता है और आसान है, तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध है। तो जो अणुभार होता है ना, अगर हमें वाष्प घनत्व दिया हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अणुभार निकल के आ जाता है। यानी कि वाष्प घनत्व को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अणुभार निकल के आ जाता है। तो इस अणुभार अगर हमें निकालना हो, वाष्प घनत्व दिया हो तब भी हम निकाल सकते हैं, या अणुभार दिया हो वाष्प घनत्व निकालना हो तब भी हम निकाल सकते हैं। दोनों निकाल सकते हैं, चाहे वाष्प घनत्व दिया हो तो अणुभार निकाल लो, अणुभार दिया हो तो वाष्प घनत्व निकाल लो। अगर हमें वाष्प घनत्व दिया हुआ है तो अणुभार कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर वाष्प घनत्व दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी हुआ है, तो जो अणुभार है वो कैसे निकालेंगे, तो अणुभार ऊपर रहेगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो। जैसे वाष्प घनत्व यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अणुभार आ रहा है। तो हमें अगर वाष्प घनत्व पता करना हो तो जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है आपको पता है इक्वल टू किधर आया तो डिवाइड में आ जाता है, 2 अणुभार डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हमें वाष्प घनत्व पता कर लेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जो अणुभार है ना, बस यही आपको पता रखना है, सब निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो वाष्प घनत्व से, ये इक्वेशन आपको सबकी ये पता होना चाहिए बस। जैसे क्या है कि किसी यौगिक का वाष्प घनत्व 22 है तो इसका अणुभार ज्ञात करें। क्या बताया गया इसमें, वाष्प घनत्व बताया गया 22, तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिए 22। पता क्या करना है हमें, तो अणुभार पता करना है। 2 तो है ही है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आ गया कि नहीं। 44 इसका क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका वाष्प घनत्व ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तो हमें वाष्प घनत्व दिया हुआ था, यहाँ पर क्या बताया कि HCl का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। तो HCl का सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, वाष्प घनत्व। फिर से ये लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले, अब मुझे कुछ नहीं पता, सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा कि अणुभार जो होता है ये 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। जैसे मैंने वाष्प घनत्व का सम देखा ना, सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आए, अब देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। सिर्फ इसमें मुझे 2 पता है कि 2 से कुछ मल्टीप्लाई होगा वाष्प घनत्व और अणुभार इधर है। अब यहाँ पर कुछ भी बाकी दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से एक चीज़ तो निकाल सकता हूँ ना, अणुभार तो मैं निकाल ही सकता हूँ HCl का।
वाष्प घनत्व तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि वाष्प घनत्व या तो दिया होगा या तो निकालना होगा। जैसे इसमें दिया हुआ था तो हमने पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर HCl दिया हुआ है, इसका अणुभार तो हम निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, और जो क्लोरीन होता है आपको पता है 35.5 होता है। तो 36.5 इसका क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 36.5 लिख दिया। अब वाष्प घनत्व निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, वाष्प घनत्व है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है, जो इक्वल टू के इधर है यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। 36.5 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 18.25। इतना आसान है। बस आपको अणुभार इक्वल टू 2 गुना वाष्प घनत्व, इतना पता होना चाहिए। बाकी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, बस मैंने जो दिया है वहाँ पर पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो वाष्प घनत्व निकालना आपको आ गया ना। अब इसके बाद हम मोल देखते हैं कि मोल क्या होता है। तो देखिए, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। ऐसे समझिए कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु कितने परमाणु हैं, या कितने अणु हैं, या कितने आयनों की संख्या है, ये हम मोल से पता करते हैं। और जो एक मोल होता है, ये एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये आपको याद करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो एक मोल कितने के बराबर होता है, तो एक मोल 6.022 गुना 10 की पावर 23 के बराबर होता है। तो ये देखिए, जो ये नंबर है ना, ये नंबर आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या नंबर है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए, जैसे हम केले लेने जाते हैं तो हम केले कैसे लेकर आते हैं, दर्जन में लेके आते हैं ना, कि 2 दर्जन केले दे दो या 3 दर्जन केले दे दो। इसी प्रकार जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, किसी भी पदार्थ की मात्रा होती है, वो मोल से हम पता करते हैं कि कितने मोल है। पहले हम मोल निकाल लेंगे, अगर वो 1 मोल है तो इतने के बराबर होगा, 2 मोल है तो 2 अवोगाड्रो संख्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे हमें उसके अणुओं के बारे में पता चल जाएगा। तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो। जैसे देखिए, अगर हम 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी मान लीजिए 250 ml इसमें पानी है, और आपको पता है कि जो पानी होता है ये H2O, यानी कि इसी के अणुओं से बना होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी से मिलकर क्या बना होता है, अपना जल बना होता है। तो इसमें जो H2O के अणु होते हैं, पानी क्या है, H2O के अणुओं से मिलकर बना है, H2H2O इसी से मिलकर क्या बना है, हमारा पानी बना है। तो हम वैसे तो इसको 250 ml मान रहे हैं कि पूरा जो पानी है इसका जो वेट करें तो 250 ml है, लेकिन आपको पता है कि ये बना किससे है। अगर उसको हम और जूम करके और अंदर गहराई में जाएं तो आपको पता है कि ये H2O के अणुओं से बना है। ये एवोगाड्रो संख्या क्या बताता है, ये जो अणु है ना, इनकी संख्या को बताता है। 250 ml तो उसके हम समझ गए कि हाँ इसका इतना वेट है, लेकिन हम अगर और गहराई में जाएं केमिस्ट्री में तो हमें पता है कि जो पानी कुछ नहीं है, ये H2O अणुओं से मिलकर बना है। तो एवोगाड्रो संख्या इन अणुओं की संख्या को बताएगा। और हैरानी नहीं है, अगर 250 ml जो पानी है ना, अगर आप चाहें कि इसके H2O को हम अपने हाथों से गिनती करें, कि एक एक करके गिनना शुरू करें, तो आप ऐसे समझिए कि 250 ml पानी की अगर आप अणु गिनना शुरू करेंगे ना, आज गिनना शुरू करेंगे, तो आपको 19 करोड़ साल लग जाएंगे। 19 करोड़ साल सिर्फ 250 ml पानी का। अगर आप एक एक करके गिनना शुरू करें कि मैं 250 ml पानी का H2O के जितने भी अणु हैं गिनूंगा, तो 19 करोड़ साल लग जाएंगे आपको गिनने में। लेकिन ये जो एवोगाड्रो संख्या है, ये आपको आसानी से कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में आपको बता देगी भैया इसमें इतने अणु हैं। तो इतना महत्व है इस नंबर का, आप समझ गए। यही है एवोगाड्रो संख्या। तो एक मोल में कितनी एवोगाड्रो संख्या होती है, तो 6.022 गुना 10 की पावर 23। पहले हम पदार्थ क्या मोल निकाल लेंगे कि कितने मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम अणु निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकलता है, पहले मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, समझाने में पूरा खिचड़ी बन जाती है। आपको समझ तो आ ही गया होगा वैसे। तो देखिए, जो 1 मोल होता है इसका फॉर्मूला क्या है, कि हम मोल निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें जो पदार्थ का द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान जैसे यहाँ पर 250 ml था, ऐसे पदार्थ का कुछ द्रव्यमान दिया होगा, उसका वेट दिया होगा। वेट और द्रव्यमान में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आप आम भाषा में ये समझिए कि इसका जो वेट होता है, पदार्थ का वेट, और डिवाइड कर देना है अणुभार से, तो हमारा मोल निकल कर आ जाएगा। आप समझ गए। जैसे हम निकाल कर देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कितने मोल होंगे, अब आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, कि पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और उसको डिवाइड करना है अणुभार से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर 88 ग्राम बताया गया है, और आ गया 88 ग्राम द्रव्यमान है। अब डिवाइड करना है अणुभार से। तो CO2 है, इसका अणुभार निकालना है, यानी कि C+O2। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन को आपको पता ही है 12 होता है ना, और O2 का कितना होता है, कितनी बार हम निकाल चुके हैं, तो 32 होता है।
तो 32 और 12 कितने हो गए, 44 हो गए, डिवाइड बाय 44, तो 2 मोल आ गया। तो हमने मोल निकाल लिया कि 2 मोल। अगर इसमें हम एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा हमें डिटेल में अणु पता लग जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 6.022 गुना 10⁻23 मल्टीप्लाई करके हम टोटल निकाल सकते हैं। भैया इतने अणु हैं। वैसे हमें मोल निकालने के लिए कहा गया था, तो भैया मोल कितने हैं, तो 2 मोल हैं इसमें। जैसे आगे देखिए कि 10 लीटर विलयन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है। मतलब कितना ग्लूकोज मिलाया गया है, 10 लीटर का पानी का विलयन लिया गया है, इसमें 45 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है। तो अब हमें मोल पता करना है कि इसमें मोल कितना है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ 10 लीटर विलयन और 45 ग्राम ग्लूकोज। तो आपको विलयन नहीं लेना, विलयन मतलब कि घोल नहीं लेना, उसका द्रव्यमान लेना है। इसमें जो ग्लूकोज मिलाया गया है वो कितना मिलाया गया है, तो 45 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया है। तो 45, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, C6H12O6, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा भी गया है, याद होना चाहिए। ग्लूकोज का यह फॉर्मूला है। इसका आप अणुभार निकाल लीजिए। तो कार्बन में कितने 6 परमाणु हैं, तो 72 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन के 12 आ गए। उसके बाद ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि 16 होता है, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 96, तो O6 हो गया। तो टोटल हो गया 180, और ऊपर क्या आया, द्रव्यमान आया। तो 1/4, इसको आगे भी सोल्व कर लीजिए, 0.25। तो हमें सबसे पहले जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो देखना है, डिवाइड कर देना है अणुभार से। मैंने ये 2 क्वेश्चन क्यों लिए, इसके मैं 10 क्वेश्चन इसके भी करा सकता हूँ, 10 इसके भी करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक आपको करा दिया, बस आपको तरीका पता चल गया, अब आप सोल्व कर लेंगे। ये दोनों मैंने इसलिए करा दिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी कि 10 लीटर लें या 45 ग्राम लें। तो हमेशा जो द्रव्यमान है वो लेना है, ग्राम वाला या किलोग्राम, मिलीग्राम, समझ गए आप, ये लेना है आपको, विलियन नहीं लेना है। उसमें जो ग्लूकोज घोला गया उसका जो द्रव्यमान है वो लेना है। ये मैंने दोनों प्रश्न करा दिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो मोल है ना, ये पदार्थ की मात्रा को दिखाता है। जैसे कि हमें पता किया कि जो पदार्थ की मात्रा उसी का एसआई यूनिट है मोल। तो मोल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली तो मैंने आपको बता दी कि पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान डिवाइड करना है अणुभार से। दूसरा क्या है कि जो 1 मोल होता है ना, ये 22.4 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। और एवोगाड्रो संख्या में देखा जाए तो 1 मोल कितने के बराबर होता है, एक एवोगाड्रो संख्या आप समझ लीजिए 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है 1 मोल। जैसे इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम O2 गैस का आयतन, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा। तो देखिए 8 ग्राम क्या है, O2 है, इसका आयतन क्या होगा, आयतन पूछा गया है, यानी वॉल्यूम पूछा गया है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखिए वॉल्यूम का मतलब यही है कि जैसे हमने कहा ना कि अणु कितने हैं, उसी प्रकार वॉल्यूम। तो 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, तो 22.4 लीटर होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है, पहले हमें मोल निकालना है। जैसे 1 मोल या 2 मोल जितना भी होगा उसको 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई कर दें। 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं। अब जितने भी मोल निकले उसको 22.4 लीटर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 8 ग्राम O2 गैस का आयतन क्या होगा, तो O2 का अणुभार कितना हो गया, 32। ऑक्सीजन का आपको पता है 32 होता है। तो मोल कैसे निकलता है, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद रखना कि पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाय अणुभार। पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम, 8 ग्राम है, डिवाइड करना है अणुभार से। अणुभार O2 का कितना आएगा, 32 आएगा। तो 8 डिवाइड करो 32 से, कितना आ गया, तो 1/4 आ गया। अब 1/4 क्या है, ये मोल है, 1 मोल आ गया ना हमारा, ये मोल है, 1 मोल नहीं मतलब मोल आ गया। यहाँ पर 1/4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 22.4 से, लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 5.6, तो 5.6 लीटर। तो देखिए 8 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा इसका, 5.6 लीटर के बराबर होगा। आप समझ गए कि जो 1 मोल होता है ये 22.4 लीटर के बराबर होगा। अगर वो 2 मोल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक यहाँ पर 1/4 मोल था तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको ये याद रखना है कि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। जैसे ये प्रश्न देखिए कि 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पहले हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है आपको पता है 2 है, एक होता है 2 परमाणु है तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। अब नंबर ऑफ मोल, आपको नंबर ऑफ मोल तो हमेशा हर समय निकालना ही है, चाहे वो अपना वॉल्यूम पूछा गया हो, जो भी पूछा गया हो, मोल आपको पता होना चाहिए। तो मोल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, तो 10 आ गया, डिवाइड करना है अणुभार से। अणुभार कितना निकाला हमने, 2 निकाला, तो 2 से तो कितने मोल आ गए, तो 5 मोल आ गए। 5 मोल आ गए, 1 मोल
होता है 22.4 लीटर के बराबर। 5 मोल कितने के बराबर होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना निकाल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आगे आप सोल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। पहले आपको मोल निकालना है, फिर उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आयतन आ जाएगा। अब आगे चलते हैं कि 88 ग्राम CO2 में अणुओं की कुल संख्या बतानी है। यहाँ पर अणुओं की अब संख्या बतानी है, आयतन तो आप ऐसे निकालेंगे, जब संख्या पूछी जाएगी तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो मोल निकलेगा, चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे। पहले आप मोल निकालिए, मोल कैसे निकलेगा। दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो इसमें है 88 ग्राम, अब 88 लिखो। डिवाइड किससे करना है, तो अणुभार से। तो अणुभार किसका निकालना है, C प्लस O2, CO2 का। C का कितना होता है बताइए आप, 12 होता है ना, और O2 का 32 होता है। टोटल कितना हो गया, 44, 44 हो गया। 44 कितने मोल आ गए, तो 2 मोल आ गए, 2 मोल आ गए। अब यहाँ पर आयतन पूछा होता तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन पूछा क्या गया है कि अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो अणुओं की कुल संख्या के लिए वो जो तीसरा मोल का फॉर्मूला था कि एवोगाड्रो संख्या, तो 6.022 गुना 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मोल में इतने अणुओं की संख्या होगी। तो 2 छः के 12 होता है, ये देखिए 12 दशमलव, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो 2 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होगी, समझ गए आप। तो जब अणुओं की संख्या पूछी जाए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जब आयतन पूछा गया हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, और पहले क्या है कि खाली अगर मोल पूछा गया हो तो जो दिया गया द्रव्यमान उसको अनुभार से डिवाइड कर दो, तो मोल आ गया। आप समझ गए कितना आसान है, एक एक करके लड़ियाँ खुलती जा रही हैं। तो आगे देखते हैं, मोल के बाद आता है मोलरता, क्योंकि छोटा सा ही है कंसेप्ट, मैं समझा देता हूँ। कई बार आ जाता है तो आप इसको छोड़ कर चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता। तो मोलरता जिसे मोलैरिटी कहते हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो मोल तो आपको निकालना ही है, बस मोल को आयतन डिवाइड बाय आयतन कर दो, यानी कि जो लीटर में दिया होगा आयतन से डिवाइड कर दो, तो अपना मोलरता निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए 4 लीटर विलियन में 116 ग्राम नमक मिला है, तो मोलरता ज्ञात करनी है। तो पहले हमें मोल निकालना ही है हर हाल में। मोल कैसे निकलेगा, भार कितना दिया गया है अपन को, भार दिया 116 ग्राम, तो 116 ग्राम। अब उसके बाद क्या है, किस में मिलाया गया है, तो नमक, नमक का क्या होता है NaCl। तो NaCl में आपको पता है इसका अगर आप अणुभार निकालेंगे, जैसे मैं निकाल के ही आपको बता देता हूँ। जो सोडियम है, सोडियम का अणुभार कितना होता है Na अपना 11वां एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है। कैसे निकालना होता है ये मैंने ट्रिक बताई हुई है। क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन आपको पता है 35.5 होता है, तो हम यहाँ पर 35 मान के चल रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर दिया। 35 और 23, 3 5 8, 3 2 5, तो 58 हो गया। तो 58 इसका अणुभार हो गया। तो 116 क्या था, इसका भार था, यानी दिया गया द्रव्यमान था। तो 2 मोल आ गए। अब हमें मोल हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पर पूछा होता आयतन, तो बताइए आयतन कैसे निकलता, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करते आयतन आया था। अगर यहाँ पूछा होता अणुओं की संख्या, 6.022 गुना 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देते, अणुओं की संख्या आ जाती है। मोल निकालने के बाद ये 2 चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पूछा क्या गया, मोलरता। तो मोलरता में क्या होता है, जो मोल होता है, मोल हमने ऊपर रखा और उसका जो आयतन दिया होता है ना, उसे डिवाइड कर दो। तो आयतन क्या है, आयतन हमेशा इसमें दिया होगा, लीटर में दिया होगा। क्या है, 4 लीटर आयतन है, 4 लीटर आयतन है, सीधा ही 4 लीटर से डिवाइड कर दो। 2 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.5। आप समझ गए ना, 0.5। यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, 0.5 हो गया। पहले आपको मोल निकालना है, फिर जो भी दिया होगा, जैसे यहाँ लीटर दिया हुआ है तो लीटर में दिया होगा तो आयतन डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। ये हो गया मोलरता, आसान है। उसके बाद देखिए एक होता है मोललता यानी कि मोलैलिटी। ये सब छोटे छोटे हैं, जैसे पहले होता था ना, हम त्रिभुज पढ़ते थे, विषम बाहु द्विबाहु, वैसे ही मोलरता मोललता। बस इसका फॉर्मूला आपको पता हो, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों में बस डिफरेंस क्या है, देखिए जो मोलरता है ना, मोलरता, इसमें नीचे करना है लीटर से डिवाइड, हमेशा लीटर से। और जो होता है मोललता, मोललता, इसमें क्या है, इसमें डिवाइड करना है केजी से, किलोग्राम में, बस इतना डिफरेंस है। ऊपर क्या रहेगा, मोल रहेगा, मोल मोल। इसमें लीटर रहेगा, इसमें किलोग्राम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम नमक पानी के विलयन में 116 ग्राम नमक मिला है। 10 किलोग्राम नमक पानी के विलयन में 116 ग्राम नमक मिला है, यानी कि क्या है कि यहाँ पर 10 किलोग्राम नमक पानी में 116 ग्राम नमक मिला है। तो मोललता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको मोल निकालना है।
और मोल कैसे निकलेगा, तो आपको मोल निकलेगा जो भी उसमें विलयन में कोई चीज़ मिलाई गई है। तो नमक मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, 116 ग्राम मिलाया गया है। तो NaCl का आपको पता ही है अनुभार 58 होता है, तो मोल आ गया 2, तो ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर अगर लीटर होता तो लीटर से डिवाइड कर देते, किलोग्राम है तो किलोग्राम से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 0.20 आ गया। आप समझ गए, आसान है ये। इसको बस हम मोलरता कह देते हैं, उसको मोलरता कह देते हैं। मोलरता में क्या होता है, यहाँ पर लीटर लिखा होता, इसमें किलोग्राम लिखा है। बस आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया आज, हमने अनुभार निकालना सीख लिया, वाष्प घनत्व निकालना सीख लिया, मोलरता निकालना सीख लिया, मोल तो निकालना सीखा ही, मोलरता भी निकालना सीख लिया। अलग अलग कंसेप्ट जो है मैंने सारे आपको आज की वीडियो में बता दिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद होने चाहिए। बस एक बार इसकी रिवीजन कर लेना, अब आपको याद तो हो ही गए होंगे, पता तो चल ही गया होगा कैसे निकाला जाता है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको हिस्ट्री की ई बुक हमारी डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा हिस्ट्री का कंपाइलेशन चाहिए, ई बुक है ये, नोट्स है यानी कि पूरा, अगर आपको इसकी कंपाइलेशन चाहिए चार्ट्स मैप डायग्राम के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ, तो आप इसको भी हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।